वाई इंडिया शुड सपोर्ट पैलेस्टाइन। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये इंडिया की स्टेट पॉलिसी के बारे में नहीं है, इंडिया के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इसराइल के साथ। इट मेक सेंस फॉर देम टू सपोर्ट इसराइल। लेकिन ये जो एक राइट विंग प्रोपेगेंडा इंडिया में किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी ड्रैगन कर लिया है, मेरे ट्वीट्स को यूज़ किया जा रहा है, मेरे खिलाफ एसेज लिखे जा रहे हैं, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो विल बी अबाउट, द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भगत सिंह, पैलेस्टाइन, डीकॉलोनाइजेशन। मेजर गौरव आर्या ने मेरे ऊपर एक ऐसे लिखा है, मैं उनको पर्सनली रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि somebody who thinks के 2 million people should be flattened and somehow thinks that's the moral position, I don't think that's a person worth talking to. जनरली इसमें गुफ्तगू की जाती है, इट्स बिकम अ लिटिल एम्बैरेसिंग एज वेल। ये एक्सपोज किया जा रहा है, पूरे इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट थी जो फेक कर रही थी, कर रहे थे अबाउट बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम अल जज़ीरा इन गाज़ा। फिर पता चला कि एक खातून की जिस्म के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट किए हुए थे, तो फिर वो पता चला कि एक इंडियन मर्द थे वो वाज प्रिटेंडिंग टू बी एन अल जज़ीरा फीमेल जर्नलिस्ट इन गाज़ा, एंड वो इसराइल के टॉकिंग पॉइंट्स ट्वीट कर रहे थे वहाँ से। दिस लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज कर मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों बस कर दें ये करना। हमने अपनी पहली वीडियो में ही इसराइल पैलेस्टाइन का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया था और कॉलोनाइजेशन का एक जिक्र किया था। लेकिन आज की ट्वीट हम शुरू करते हैं। नजमा शरीफ की एक ट्वीट थी जो कॉज क्वाइट अ स्टर। वो पूछ रही थी कि व्हाट डू यू थिंक डीकॉलोनाइजेशन वाज, एसेज, वाइब्स। एक आइडिया प्रेवलेंट हो गया है नॉन वायलेंस का, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन वायलेंस होता क्या है, डिटर्मिन कौन करता है, डीकॉलोनाइजेशन होती क्या है, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इसको थोड़ा अनपैक करने की ज़रूरत है। कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, द पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस एंड द इंडियन रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश आर पोलर ऑपोजिट्स, दे माइट बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर लॉट मोर सिमिलर देन यू आर मेड टू बिलीव। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। पाकिस्तान में डीकॉलोनाइजेशन इतनी नहीं पढ़ाई जाती या उस पर इतना डिस्कशन नहीं होता क्योंकि हमारा जो स्टेट एपरेटस है उसने वही कलोनियल रूल्स ऑफ गवर्नेंस इनहेरिट किए और उसी तरह रूल किया जिस तरह कलोनियल मास्टर्स रूल करते थे। दे जस्ट बिकेम अ न्यू रूलिंग क्लास। लेकिन अगर कॉलोनाइजेशन की ईवल्स को हम डिस्कस करें, फॉर कॉन्टेक्स्ट, नाजी जर्मनी में 6 मिलियन जूस का हॉलोकॉस्ट हुआ था। इट्स नोन एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज अराउंड द वर्ल्ड। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने इंडिया में 40 साल में एन एस्टिमेटेड 100 मिलियन लोगों का कत्ल किया था। whether it be through their policies, whether it be through their theft, whether it be through their artificially created famine, 100 मिलियन लोग मरे हैं उस वजह से, उन कलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से। और आज पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स बेहतर थे। सो माई क्वेश्चन टू यू हियर इज, वुड रेजिस्टेंस टू दिस evil colonialism have been justified? Would violence against this colonialism have been justified? या आप रंग दे बसंती देख के सोचते हैं कि आमिर खान को फांसी दे देनी चाहिए इसमें? आपसे मेरा ये सवाल है कि 1857 के बाद क्या आप ट्वीट करते आई कंडेम वायलेंस ऑन बोथ साइड्स? और ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जुल्म किया, लेकिन पहली गोली तो मंगल पांडे ने चलाई ना। मंगल पांडे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? यही होना था उनके साथ। आई डू थिंक देयर इज अ लॉट मोर नुआंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन द पॉपुलर नैरेटिव्स, और वो चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो नेहरू गांधी नैरेटिव्स थे वो इंडिया में चेंज हो रहे हैं। कुछ फार राइट पे क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, लेकिन लेफ़्ट से भी क्रिटिसिज्म आता है। हम उसमें नहीं पढ़ते कौन सही है कौन गलत है। इतना तो हम मान सकते हैं ना कि गांधी जी की जो फ़िलॉसफी थी वो सुभाष चंद्र बोस की फ़िलॉसफी नहीं थी, और उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब सवाल ये आता है कि who was more responsible, या किसकी फ़िलॉसफी और एक्शंस की वजह से इंडिपेंडेंस मिला? आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू delve into history a lot more and be a lot better informed than me to come to a conclusion to that. लेकिन हम चलें, GD बख्शी ने तो ये बोल दिया कि एटली जो हैं उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो नॉन वायलेंस को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वायलेंस की वजह से
उन्होंने क्विट इंडिया किया। जीडी बख्शी को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन विक्रम संपत भी एक पॉडकास्ट पे गए हैं जिन्होंने सिमिलर बातें की। तो एटलीस्ट विदाउट कमिंग टू अ कंक्लूजन वी कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि नॉन वायलेंस के साथ वायलेंस जो था, रेजिस्टेंस जो था, आर्म्ड रेजिस्टेंस जो थी, दीज वर ऑल ऑल्सो फैक्टर्स फॉर द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। एक जो उनकी सोच का हिस्सा था या उनका जो पैराडाइम था, ऑब्वियसली इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे, वर्ल्ड वॉर 2 भी थी, अमेरिका का प्रेशर भी था, लेकिन लोकली एक ये भी डर था कि जो हमारी आर्मी है उसमें लोकल्स से एक म्यूटनी हो सकती है। और ये डर क्यों था? ये 1857 की वजह से था। आई ऑलवेज से दैट देयर इज़ अ मैल्कम एक्स टू अ मार्टिन लूथर किंग। अगर हम नेल्सन मंडेला को एक हीरो मानते हैं तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, ANC ने क्या क्या किया वो भी आप डिस्कस कर लें। As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sigmund that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. कोई रिसेंटली ये भी पूछ रहा था कि पैलेस्टाइन का मंडेला कौन है। यासिर अराफात जब पीस की बातें कर रहे थे, आप दुनिया भर में उनको टेररिस्ट बोल रहे थे। एंड वाज द सेम विद अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ANC को सब लोग टेररिस्ट बोलते थे। 1857 पे आ जाते हैं। 1857 नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस नहीं थी। अगेन हम उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलेंगे, ब्रिटिशर्स तो उसको सेपॉय म्यूटिनी बोलेंगे। और जो उस टाइम में चीज़ें हुई हैं, अगर वो आज हो रही होती तो इट वुड हैव 100% बाय ऑल दीज इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल स्टेट्स एंड पावर्स वुड हैव बीन कॉल्ड टेररिज्म। ये तो बाद में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटीज़ इंट्रेंच करके पिटेड देम अगेंस्ट ईच अदर और उन दोनों के में जंग करवा दी ताकि वो मिलकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ना लड़ें। बट 1857 में मुस्लिम्स एंड हिंदूज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टुगेदर। इनफैक्ट वो जो बहादुर शाह जफ़र हैं, अब ये भी एक आइडिया लोग दिया जाता है कि मुग़ल्स भी उतने ही कॉलोनाइजर्स थे जितने ब्रिटिश थे, जबकि मुग़ल्स केम एंड दे सेटल्ड इंडिया में। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, ओवर सेंचुरीज आए हैं, सेटल हुए हैं। द पीपल हु कम एंड लिव centuries ago, they are not colonizers. People who extract wealth are colonizers. Britishers आए, सारा जो माल था वो लेकर, खाने की चीज़ें लेकर, क्रॉप्स लेकर ब्रिटिश भेज दिया। इंडिया में लोग 100 मिलियन लोग मरे ताकि ब्रिटिशर्स आर फेड। आज जब लोग कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान में सड़कें टूटी हुई हैं, ब्रिटेन में गया था सड़कें बनी हुई थी, शाहराह मज़हर बहुत अच्छी बात करते हैं दैट यू नीड टू से India is poor because Britain is rich. Pakistan is poor because Britain is rich. There is a historical causality to this that one needs to acknowledge. There is agency in this. 1857 पे अगर हम वापस आ जाएं, लोगों का अगर आइडिया है कि अच्छा वो मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो सीज ऑफ कोवनपुर पढ़ें आप। इट ऑल्सो बिकेम अ रैलिंग क्राई फॉर द ब्रिटिश, रिमेंबर कोवनपुर। कोवनपुर में जो हुआ उसको आप मैसेकर के अलावा तो कुछ भी नहीं कह सकते। ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको एक बिल्डिंग में डालकर गोलियां चला दी थी। उसके बाद जो लाशें हैं उनमें कुछ 2-3 लोग जिंदा भी थे, उनको जिंदा ही उठाकर एक वेल में डाल दिया था। इसको आप क्या कहेंगे? टेररिज्म कहेंगे? बारबेरिटी कहेंगे? अगेन आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू वेदर दिस वाज लेजिटिमेट रेजिस्टेंस कि भाई कॉलोनाइजर्स जो आए थे वो सब के सब कॉलोनाइजर्स थे। उनकी फैमिली भी अगर आई थी तो वो ऑक्यूपाई करने आई थी, तो वो कॉलोनाइजर्स हैं। इस वक्त पैलेस्टाइन में भी लोग यही आर्ग्यू करते हैं कुछ लोग कि जो इजराइलीज़ हैं इलीगली जो लैंड ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं वो सिविलियंस नहीं हैं, बिकॉज देर ऑल ऑक्यूपायर्स, देर ऑल कमिटिंग वायलेंस उनका लैंड ऑक्यूपाई करके। इनफैक्ट वेस्ट बैंक में जो इलीगल सेटलमेंट्स होती हैं, इसराइल उन लोगों को, आम लोगों को गन्स भी देता है। ये जो एक कैच ऑल फ्रेज बन गया है या गेट आउट टू जेल फ्री कार्ड बन गया है। बट हमास, वेस्ट बैंक में तो हमास है भी नहीं, लेकिन वेस्ट बैंक में लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, उनके घरों से उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है, घरों को बुलडोज किया जा रहा है। यू कांट इवन से बट हमास टू दैट बिकॉज देयर इज़ नो हमास देयर। सो आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई व्हाट हैपेंड इन कोवनपुर और इवन आर्ग्यू व्हाट हैपेंड इन कोवनपुर। द आर्ग्यूमेंट दैट आई पुट फॉरवर्ड टू यू इज़, अगर आप लोगों की राय ये है कि अक्टूबर 7 को जो हुआ उसके बाद इट्स जस्टिफाइड इफ़ गाज़ा इज़ फ्लैटेंड, क्योंकि जी हमास ने वो किया था, तो कोवनपुर में जो हुआ उसके बाद डू यू थिंक द ब्रिटिशर्स वुड हैव बीन जस्टिफाइड टू फ्लैटन इंडिया? आप बताएं। अगर
उसके बाद जो हो, जो वॉर क्राइम्स हो, जो जुल्म हो, उसकी जो सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट है वो कोवनपुर बन जाता कि जलियांवाला बाग की आप बात ही नहीं कर सकते जब तक आप कोवनपुर की बात ना करें, बिकॉज द इंडियन स्टार्टेड इट. दैट्स द आइडिया ना, कि अगर ये एक बारबैरिटी कुछ लोग करें तो कलेक्टिव पनिशमेंट अगेंस्ट ऑल दोज पीपल इज जस्टिफाइड एंड पावर इज पावर. कि भाई ब्रिटिशर्स के पास पावर है, वो कर सकते हैं, आपके पास होती तो आप भी कर देते, तो ठीक है, फिर हैव दैट कंसिस्टेंसी, राइट. एंड आई थिंक बिकॉज इतनी डिह्यूमनाइजेशन हो गई है, हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था, मीडिया प्रोपेगेंडा और डिह्यूमनाइजेशन, आपको लगना शुरू हो गया है कि 2 मिलियन गाज़ा में जो लोग हैं वो सब के सब टेररिस्ट हैं, वो सब के सब हमास सपोर्टर्स हैं. और आपको ये भी कहा गया है कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी वो 1 सेंचुरी तक नॉन वायलेंट थी. आपको वो 2 चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं, बट वंस यू dig deeper and you think about this historically, contextually, as opposed to based on whatever your worldview is, and that imposing that on people based on their religious identity or their ethnic or their national identity, you start seeing a lot more similarities in the resistance against colonialism in Palestine and India. Interestingly, नाना साहब की फोर्सेस में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे. इनफैक्ट 1857 में हिंदूज मुस्लिम्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टुगेदर. सिख फोर्सेस और गुरका फोर्सेस जो हैं उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. आपसे मेरा सवाल ये है कि कोवनपुर सेंट्रल क्यों नहीं है इंडियन हिस्ट्री के नैरेटिव में. जिस तरह हम बात करते हैं कि आज अब इसराइल पैलेस्टाइन की बात ही नहीं कर सकते हमास के अक्टूबर 7 के अटैक का डिस्कस किए बगैर, या हमास का डिस्कशन सेंट्रल बन जाता है. वाई इज़ कोवनपुर नॉट सेंट्रल टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? बिकॉज डीकॉलोनाइजेशन इज़ अगली. आप हेशियन रेवोल्यूशन देखें, आप अल्जीरिया में देखें, इनफैक्ट आप कहीं भी दुनिया में डीकॉलोनाइजेशन देख लें, इट्स अगली, इट्स फिल्ड विथ वायलेंस. हम सब की कोई ना कोई बाउंड्री हो सकती है. अच्छा यार, कब हमें वायलेंस जस्टिफाइड लगता है, कब नहीं लगता. हो सकता है आपको लगे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना जस्टिफाइड था, उनकी फैमिलीज़ को मारना जस्टिफाइड नहीं था, ठीक है. हो सकता है आपको लगे कि सबको मारना जस्टिफाइड था. अगेन, आई एम नॉट हियर आर्ग्यूइंग दोज थिंग्स. आई एम हियर, द केस आई एम पुटिंग फॉरवर्ड इज के यू शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ जेनोसाइड बिकॉज some people committed acts of violence that you find reprehensible. Also, I'm putting forward the case कि occupier के खिलाफ legitimate right of resistance आपके पास होता है, and just because you're committing violence against the oppressor, the person who's occupying your land, वो violence से आप एक false equivalency नहीं बना सकते. जलियांवाला बाग में जो हुआ और कोवनपुर में जो हुआ उसकी इक्विवेलेंसी नहीं है. जलियांवाला बाग में एक ऑक्यूपायर था जिसने निहत्ते लोगों पे जुल्म किया, उनका कत्ल किया. दे कांट टर्न अराउंड एंड बी लाइक इन लोगों को अगर मरना नहीं था तो इनके साथ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलेंगे ना, वो तो टेररिस्ट बोलेंगे. इनको हैंड ओवर कर देते हैं. ये लोग तो सपोर्ट करते हैं, ये तो उनके अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं. इनके तो घरों में वो लोग रहते हैं, ये तो उनको खाना खिलाते हैं. They could have made all the same arguments that Israel makes today about Palestine. But we don't support any of those arguments क्योंकि हम समझदार लोग हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री समझ में आती है, क्योंकि हम उस चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज करते हैं. लेकिन जिन लोगों के अपने अपने एजेंडाज हैं वो उनको पुट फॉरवर्ड करते हैं और चीज़ों को ऐसे ब्लैक एंड वाइट में पेश करते हैं जिससे उनका वर्ल्ड व्यू रीअफर्म होता रहे और जो भी वॉइसेस हैं उनके अगेंस्ट उनको पेंट कर दिया जाए एज द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड. वेदर इट बी कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, या सारे लोग पैलेस्टाइन में इस तरह होते हैं. और यही हुआ मेरे साथ. आ जाते हैं उस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के ऊपर जिसके ऊपर लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट कर करके वायरल किया. लेट्स लुक एट द टेक्स्ट ऑफ द ट्वीट. लेट्स रीड इट एज इट वाज रिटन. द ट्वीट सेज, people who support the bombing of Gaza and the murder of hundreds of innocent civilians probably also think Britain should have bombed India, flattening cities and villages after Bhagat Singh's terrorism. इसमें तो बहुत obvious है कि terrorism जो मैंने लिखा है वो inverted commas में लिखा है. तो मैं नहीं कह रहा कि भगत सिंह ने टेररिज्म किया. आप लोग जो मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं आप सबको पता है मेरी राय भगत सिंह के बारे में क्या है. लेकिन लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि शहजाद भगत सिंह को टेररिस्ट बोल रहा है, शहजाद भगत सिंह को टेररिस्ट बोल रहा है. वो तो एक कंप्लीट डिसइनजेन्युअस झूठ है, प्रोपेगेंडा है, उसको तो रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो दूसरा लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म ये था कि आई एम ड्राइंग एन इक्विवेलेंसी बिटवीन हमास एंड भगत सिंह. हमने अभी थोड़ी इंडियन हिस्ट्री डिस्कस की, फ्रीडम फाइटर्स की.
इसमें शायद हो सकता है अब आपको नज़र आए कि द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम फाइटिंग इन इंडिया इज़ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन जस्ट नॉन वायलेंस. अगर हम भगत सिंह की स्पेसिफिकली बात करें तो ऑब्वियसली मैंने उनके एसेस पढ़े, उनके आर्टिकल्स पढ़े, मुझे उनकी राय के बारे में पता है. उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया, वन वुड से 100% कि वो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स थे. अगर वो उस फ्लैश बैंग बॉम्ब की जगह एक्चुअल बॉम्ब भी फाड़ देते तो भी हम उनको सपोर्ट करते हैं कि यार ये ब्रिटिश ऑक्यूपायर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन लोगों के खिलाफ वायलेंस जस्टिफाइड होता है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि भगत सिंह ने वो किया जो किसी टेररिस्ट ने किया. अगेन द टेररिज्म इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दैट. माई आर्ग्यूमेंट इज ब्रिटिश, इट डजंट मैटर आपकी मेरी राय है क्या भगत सिंह के बारे में. ब्रिटिश की नज़र में वो क्या थे? ब्रिटिश की नज़र में वो एक टेररिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने उनको हैंग किया. और जो लोग कहते हैं कि तुम इनकी बात क्यों कर रहे हो, लायलपुर में उनकी पैदाइश है, लाहौर में वो हैंग किए हैं, यही तो रीजन है जहाँ मैं रहता हूँ, यही तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है जिसके खिलाफ मैं इतनी वीडियोस करता हूँ, इतना डिस्कशन करता हूँ. सो आई एम वेरी अलाइंड विद भगत सिंह व्यूज़. सो ब्रिटिशर्स की नज़र में वो टेररिस्ट थे. अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं नहीं कह रहा ये. तो वो कितने जस्टिफाइड होते? द रीज़न इट्स बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ये हमने मीडिया प्रोपेगेंडा वीडियो में डिबंक कर दिया है कि वो जो लाइज हैं कि हमास बीहेडेड पीपल, रेप्ड मल्टीपल विमेन, जो जिन लोगों ने वो रिपोर्ट किया था वो खुद रिट्रैक्ट कर चुके हैं वो खबरें. तो आप कहते हैं अगेन ये एक क्लियर प्रोपेगेंडा है. जो भी मेरी पॉडकास्ट इतने टाइम से सुनता है उनको पता है कि ना मैं इस्लामिक जिहादी हूँ, ना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ. मैं कोई अमेरिका में बैठकर इस्लाम को गालियाँ देके अपनी दुकान नहीं चलाता. मैं पाकिस्तान में बैठकर ये बातें करता हूँ. जितना खुल के हम तनकीद करते हैं स्टेट के ऊपर, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के ऊपर, रॉन्ग यूज़ ऑफ रिलीजन के ऊपर, जो मेरे ख़िलाफ़ यहाँ थ्रेट्स, आई मीन जो पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती हैं उन पर मुझे सड़क पे कोई गोली मार सकता है. तो ये जो क्रिटिक है, इट डजंट बॉदर मी टू मच, बिकॉज मुझे क्या ही हर्ट कर लेंगे. एंड दे आर नॉट अगेंस्ट मी एज वेल, they are against people in their own country, and I've sort of become somebody to berate, ताकि यार आप इनको सुनते रहे, शहजाद को ना सुने. ऐसा ना हो कि आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिल जाए, आपका जहन खुल जाए. ये वही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस बैन किए जाते हैं कि once Pakistani start seeing Indians as human beings, when Indians start seeing Pakistanis as human beings, अगर आपको ये हेट्रेड सिखाया गया है कि हिंदू या इंडियन या क्रिश्चियन या जू आपका दुश्मन ही है, दुश्मन ही हो सकता है, कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता. जब आप उनसे मिलें बैठें तो आपकी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है कि यार ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी, हाउ कैन आई हैव हेटेड फॉर दिस पर्सन. द सेम, मैं इंडिया गया था, भाइयों की तरह मिले हैं सब लोग, और इतना मुझे आज तक वो सारे लोग याद हैं, प्यार है मुझे. इनफैक्ट ये जो पॉडकास्ट है इसके जो फॉलोअर्स हैं, टेनिस इंडिया हो गया, शिवाली हो गई, तपासवी हो गए, आलोक हो गए, इतने लोग हैं. इनफैक्ट कुछ इंडियंस का मैं पॉडकास्ट भी कर चुका हूँ. उनके कभी कभी अगर कमेंट्स ना आए या मैसेज ना आए तो मैं सोचने लगता हूँ ठीक है क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में. देयर इज़ अ कनेक्शन दैट वी फॉर्म विच इज़ अ ह्यूमन कनेक्शन, विच वो जो हेट्रेड की वायरिंग है ना वो सर्किट ब्रेकर बन जाता है उसका. आप अगर दुनिया भर में देखें इंडियन और पाकिस्तानी साथ होते हैं. सो व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी दे सी द लव, दे डोंट सी द हेट्रेड. तो ये हेट्रेड फैलाने के लिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि मुझे पेंट कर दिया जाए एज अ जिहादी और अ जिहादी सिंपथाइज़र. इट्स नॉट ट्रू. वंस यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, वंस यू स्टार्ट सीइंग कि अच्छा यार हमास ने जो टेररिज्म किया, जो सिविलियंस मारे, जो म्यूज़िक फेस्टिवल पे अटैक किया, वो टेररिज्म है, उसको हम कंडेम करते हैं. लेकिन अगर वो फेंस तोड़ते हैं, अगर वो मिलिट्री चेक पॉइंट्स को अटैक करते हैं, वो एक लेजिटिमेट राइट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको हम सपोर्ट करते हैं. उसी तरह आप इंडियन हिस्ट्री में बोल सकते हैं कि यार जो मिलिट्री के लोगों को टारगेट किया था उनको हम सलूट करते हैं, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं. लेकिन जिन लोगों ने उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया, वी डोंट स्टैंड फॉर दैट. इवन इफ़ यू से दैट, दैट कैन नेवर बिकम द सेंट्रल डिस्कशन of the Indian freedom movement or British colonialism, but somehow we make the violence of Hamas central to everything that happens in Israel-Palestine, and then we take that to extend it to everybody in Palestine, and then certain people take that
to extend it to everybody who supports Palestine. So Shahzad being pro-Palestine suddenly becomes a defender of beheading babies. It does not matter if the beheading babies news was not true as well. आपने वो एक इक्वेशन बना दी, आपने वो एक मंजन बना दिया, अब आप उसको बेचते रहें. साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली खुश हो रहे हैं कि एक जेनोसाइड हो रहा है, कह रहे हैं 2 मिलियन लोगों का कत्ल हो जाना चाहिए. आप ओप्रेस्ड के साथ नहीं हैं, आप ओप्रेसर के साथ हैं. एंड दिस इज़ व्हाट माय ट्वीट मेंट. दीज आर द सेम पीपल हु वुड हैव बीन होल्डिंग द गन्स एट जलियांवाला बाग. वो भी तो इंडियन सोल्जर्स ही थे ना, हमारे लोग ही थे. हमारी 1857 में भी जब कुछ लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसी मुल्क में, इसी सब कॉन्टिनेंट में लोग थे जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, और उन्होंने सेंचुरीज तक दिया. वो एक परमानेंट क्लास बन गए थे ऑफ बूट लिकर्स. तो आज जो पाकिस्तान में या इंडिया में स्टेट नैरेटिव्स के साथ हैं, स्टेट की गुलामी करते हैं इसलिए ताकि उनकी रेलेवेंस हो. इफ़ यू जेन्युइनली सपोर्ट अ पार्टी यू आर वेलकम टू, राइट. लाइक कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका में जो ट्रम्प सपोर्टर है वो चाहता है सारे मुसलमान मर जाएं. भले ट्रम्प ने कुछ इस तरह की बातें की हों, यू रियलाइज द नुआंस दैट नॉट एवरी ट्रम्प सपोर्टर इज़ अ रेसिस्ट. यू रियलाइज दैट नुआंस. सिमिलरली यहाँ भी जो पार्टीज़ हैं, जो पॉपुलर पार्टीज़ हैं, पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनके जो सारे सपोर्टर्स होते हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं. हो सकता है मेरा भी ये पॉडकास्ट देख के आप मेरी शर्ट का कलर देख कर कुछ अज्यूम कर लें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए. ये वो लोग हैं जो बूट चाट कर अपनी कुछ दुकान चलाते हैं या अपनी रेलेवेंस बनाते हैं. जब ब्रिटिश पावर में होते तो ये उनके बूट चाट रहे होते. आई डोंट थिंक एनीवन शुड बी सरप्राइज्ड वेयर दीज पीपल वुड हैव स्टूड अ सेंचुरी अगो. If you think that you have morals, if you think you have principles, if you think you have humanity, my question to you is, do you have to wonder what the religion of the child is before you condemn the killing of a child? Simple question. मुझे दुख होता है कहीं पे भी बच्चा मारा जाए. मुझे तो बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म किया जाए. उसके खिलाफ हम पॉडकास्ट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं. मुझे तो बहुत दुख होता है. अगर आपको खुशी होती है क्योंकि एक रिलीजियस हेट्रेड की बेसिस पर आपकी एक राय बना दी गई है कि हर कोई एक ही तरह का होता है. आई मीन दुनिया में मो साला लिवरपूल का प्लेयर है, उसकी ये बुराई है कि वो लिवरपूल का प्लेयर है, लेकिन वो मुसलमान है. डेव शपेल मुसलमान है, हसान मिनाज है, कुमैल नंजियानी है. सो मैनी पीपल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एंड विथ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, विथ मल्टीपल आइडेंटिटीज़. हाउ कैन एनीवन से कि ये सारे एक जैसे हैं या ये सारे क्लोजेट जिहादीज़ हैं, या तो ये जिहाद करते हैं या तो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, और ये सारे टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सिम्पथाइज़र हैं. अगर इस तरह की कोई बात करता है तो आपको एक स्टेप बैक लेकर सोचना चाहिए ना कि ये क्या एजेंडा मुझे बेचना चाह रहा है. बिकॉज इट कांट पॉसिबली बी ट्रू. अगर 2 बिलियन लोग चाहते हैं कि दुनिया के बाकी 6 बिलियन लोग मर जाएं, तो ये दुनिया भर में रिलेटिव पीस कैसे हो रहा है? शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो जहाँ मुसलमान नहीं हो. ये कैसे सब लोग रिलेटिवली पीस में रह रहे हैं, मुझे ज़रा ये समझा दें. सो दिस डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑल मुस्लिम्स इज़ वाई यू सी इंसिडेंट्स लाइक शिकागो में एक 6 साल के बच्चे को एक ऐसा आदमी जिसको वो अपने नाना दादा जैसा समझता था 26 दफ़ा स्टैप कर दिया है. एंड द इन्वर्स हैपन्स इन पाकिस्तान. जब आप हर चीज़ बोलें ये यहूदी लॉबी है, ये यहूदी लॉबी है, ये लूमनाटी है, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनकी IQ शायद सिंगल डिजिट्स में भी ना आए, माइनस में आ जाए, उनकी हर वीडियो होती है इल्यूमिनाटी 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 इल्यूमिनाटी. क्योंकि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बिकती हैं. व्हाट दे डोंट रियलाइज इज इन स्प्रेडिंग दिस हेट प्रोपेगेंडा आप अपनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा हर्ट करते हैं. जब आप बात करते हैं अच्छा जी दुनिया भर में इस्लामोफोबिया हो रहा है, वो मुसलमान के दुश्मन हैं और मुसलमानों को मारना चाहते हैं, और आप घर में होंगे आपको घर में आगे मार देंगे, आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, आपके घर में वो आ रहे हैं, LGBTQ लेकर आ रहे हैं, आपके दुश्मन हैं. सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, राइट? वो यूरोप तो जा नहीं सकते, वो वहाँ पे स्वीडन में जाके प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते. आपकी जो अपनी कम्युनिटीज़ है देसी वायलेंस. दैन आपकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, आपकी जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, दे स्टार्ट सीइंग वायलेंस क्योंकि आप उनको डीह्यूमनाइज कर रहे हैं. मैंने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि द क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल
is not a criticism of Judaism. Israel presents all criticism of Israel as being anti-Semitic क्योंकि उनको एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड मिल जाता है कि अच्छा यार ये तो हेट क्राइम कर रहे हैं, ये तो जूस के ख़िलाफ़ हैं, और वो उनकी अपनी पॉपुलेशन है वो भी राइल अप हो जाती है कि अच्छा यार ये तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारी मज़हबी आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ है. तो जो ये इस्लामिक जिहाद के नैरेटिव पर एंटी सेमिटिज़म, एंटी जूडिज़म बेचते हैं, दे आर डूइंग अ डिसर्विस टू द पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस एज वेल. और ये दोनों साइड पे फ्रिंज ग्रुप्स हैं. इसीलिए जो मेरी पहली वीडियो थी, आई थिंक सम पीपल मिसअंडरस्टूड व्हेन आई सेड रिलीजन इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर. मेरा मतलब ये नहीं था कि रिलीजन फैक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स है. उसकी भी हम डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं कि जब थियोडोर हर्जल ने जूइश स्टेट लिखी थी तो पहले अर्जेंटीना और युगांडा को भी डिस्कस किया जा रहा था एज पोटेंशियल ऑफ प्लेसेस वेयर अ जूइश स्टेट कैन बी फॉर्म्ड. एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी ऑब्वियसली इस रीजन की, लेकिन अगर आप उनकी खुद की रीडिंग्स पढ़ें, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अभी रिसेंटली ये भी झूठ बोल दिया कि जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने हिटलर को आइडिया दिया था हॉलोकॉस्ट का. इवन दो ग्रैंड मुफ्ती की जब जेरूसलम के मुलाकात हुई थी हिटलर से, उससे पहले 1 मिलियन जूस का हॉलोकॉस्ट हो चुका था नाजी जर्मनी में. लेकिन थियोडोर हर्जल की अगर आप बातें सुने या शुरू की ज़ायनिस्ट कांग्रेस की बातें सुने, उन्होंने पैलेस्टाइन इसलिए भी सिलेक्ट किया था कि वहाँ जूस रिलेटिवली पीस में रहते थे. दे वर एस्केपिंग परसिक्यूशन फ्रॉम यूरोप एंड दे वर लाइक अच्छा यार यहाँ हमें नहीं मारा जा रहा. अगर तो वहाँ मारा जा रहा होता तो वो तो सेटल ही नहीं हो सकते थे. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये जो लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपने चंदे इकट्ठा करने के लिए, अपने यूट्यूब व्यूज़ के लिए इस तरह पेश करते हैं कि अच्छा यार सारे यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, ये सारे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये सारे तुम्हारे हिंदू दुश्मन हैं, और ये एक 1000 years वॉर है. अगेन बांग्लादेश बन चुका है, इंडिया बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है. वेयर 3 countries, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिकग्नाइज ईच अदर एंड वी शुड डील विद ईच अदर लाइक कंट्रीज डू अराउंड द वर्ल्ड. यूरोप भी तो बना है ना. पाकिस्तान में जैद हामिद जैसे जो लोग हैं जिनको लगता है अच्छा एक दिन ये सारा पाकिस्तान होगा, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता. इसी तरह इंडिया में जो लोग हैं जो कहते हैं अच्छा नहीं एक दिन ये सारा इंडिया होगा, उन लोगों को भी कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए. हमने बहुत डिस्कस किया है. द रूट ऑफ द वर्ड इंडस, इट मेंट पीपल ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, तो पाकिस्तान वेस्ट ऑफ इंडस रिवर भी है. तो ये एक आइडिया थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि पीपल हु से नहीं ऑल ऑफ दिस वाज इंडिया. नो इट वाजंट. वो ब्रिटिश कंट्रोल में जितना रीजन था, इफ़ एनीथिंग द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान विल आर्ग्यू कि ये जो एरिया है ये तो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा करीब है, कल्चरली उनसे ज़्यादा सिमिलर है. पाकिस्तान ने अपनी नेशनहुड या अपनी नेशन बिल्डिंग में गलती की कि उन्होंने ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं उनको डिनाई कर कर एक फ़ेक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की. एंड वी पेड द प्राइस फॉर दैट, राइट. जब हम बंगाल को कहते थे कि आप लोग ज़्यादा करीब हैं हिंदुओं से और आप मुसलमान सही नहीं हैं या आप पाकिस्तानी सच्चे नहीं हैं, और अब आप अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी सब अबैंडन कर कर ये एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लें, इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इट रिजल्टेड इन द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान. तो अब अगर इंडिया में कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं ये तो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हैं, कितने मुसलमान हैं इंडिया में? मिलियंस हैं. ये सब पाकिस्तान के साथ हैं, ये सब एनिमी हैं, ये सब बर्बादी चाहते हैं. यू आर नॉट डीमनाइजिंग अनदर कंट्री, यू आर डीमनाइजिंग अ पॉपुलेशन of your own country. And what that results in, जब आप इतनी dehumanization कर लें ना, there are certain periods where there is suspension of reason and rationality. हम पार्टीशन को देख लें कि जो लोग सालों साल सेंचुरीज एक साथ रहे हैं, खुशी खुशी रहे हैं, एक दूसरे का खाना भेजते होंगे, what pushed them to commit absolute acts of barbaric violence, this level of dehumanization. इसी तरह की चीज़ें आप देखते हैं जब पाकिस्तान में आप जाके मल्टीपल चर्चेस जला देते हैं. जब आप डीह्यूमनाइज करते रहेंगे एक कम्युनिटी को, और लोग उनको इंसान नहीं समझेंगे एंड दे विल बी प्राइम टुवर्ड्स वायलेंस. हमने गुजरात में भी ये देखा. जो लोग इंडिया में यू नो समहाउ से कि पैलेस्टीनियंस डोंट हैव अ राइट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर वो वायलेंस करें तो फिर इसराइल जस्टिफाइड हो जाता है कमिटिंग ऑल वॉर क्राइम्स. एक चेकमेट पोजीशन है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ मुक्ति बानी? अब उसको उसी अगर हम ज़ुमरे में देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान कहेगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल के लोग कहेंगे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने वायलेंस कमिट किया, बिल्कुल किया, सिविलियंस के खिलाफ किया, बिल्कुल किया. तो इफ़ द पाकिस्तानी आर्मी टर्न्स अराउंड एंड सेज कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए टारगेट किया कि वो तो ह्यूमन शील्ड्स थे, दे वर ट्राइंग टू हाइड मुक्ति बानी फाइटर्स, हम जस्टिफाइड थे इन अटैकिंग ऑल ऑफ दैट, वॉर इज़ अगली, माइट इज़ माइट, हमारे पास पावर है. आपकी क्या राय होगी?
या अगर आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वायलेंस 1971 में जब पाकिस्तान बिकेम एन ऑक्यूपाइंग फोर्स, उन्होंने मिलिट्री ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, डिड द पीपल ऑफ बंगाल हैव अ राइट टू रेजिस्टेंस? इट्स माई क्वेश्चन टू यू. Did they have a right to self-determination? So while exercising those rights, did they have a right to commit violence? Where do you draw the line of what violence was justified and what violence was not justified? हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि पैलेस्टाइन में लोग मरते रहें, उन पे बॉम्ब होते रहें, उनको घर में घुस के गोलियां मारती रहे और वो रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, वो पत्थर भी नहीं मार सकते? Recognizing that they have a right to resistance does not mean कि उनमें से अगर कुछ लोग टेररिज्म करें आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं. दिस इक्वेशन या ये जो इक्विवेलेंसी लोग ड्रॉ करते हैं, इसकी वजह से पीपल सी ऑल सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा एज सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, और मे बी दे डोंट सी इट एज सच बट दे प्रेजेंट इट एज सच, क्योंकि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको हवा मिलती है. पैट कमिंस से किसी इंडियन रिपोर्टर ने ये भी पूछा कि रिजवान ने हमास को सपोर्ट किया, उसके बारे में आपकी क्या राय? रिजवान ने हमास को नहीं सपोर्ट किया, रिजवान ने ट्वीट किया फॉर द पीपल ऑफ गाजा. आपके जहन में अगर गाजा के सारे लोग हमास सपोर्टर्स हैं या हमास हैं या टेररिस्ट हैं, देन आपकी रिलीजियस हेट्रेड जो है दैट्स क्लाउडिंग योर जजमेंट एंड योर रैशनैलिटी. मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया हूँ कि टू नेशन थ्योरी के जो इनहेरिटर्स हैं वो इंडिया का रिलीजियस फार राइट है. ये जो एक आइडिया है कि मुसलमान और हिंदू पीसफुली रह ही नहीं सकते, ये तो इंडिया के फार राइट ने अडॉप्ट कर लिया. तो कायद-ए-आज़म सर सैयद अहमद ख़ान एंड द करंट इंडियन फार राइट, एंड आई गेट कि वो एक फ्रिंज है, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज. आई थिंक फॉर ईयर्स इंडिया का सबसे अच्छा कॉलिंग कार्ड वाज द डाइवर्सिटी, राइट? हम भी एनवियसली देखते थे कि यार इतने मिलियंस हिंदूज मुस्लिम सिक्स सब लोग पीसफुली रह सकते हैं, एक डाइवर्सिटी है, एक रिलीजियस प्लूरैलिटी है, व्हाट अ ग्रेट थिंग. अगर आप या कुछ फ्रिंज वॉइसेस अब ये एजेंडा पुश कर रहे हैं कि नहीं ये तो पीसफुली रह ही नहीं सकते और मुसलमान तो इनहेरेंटली ईवल हैं, इतनी लेवल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन विल लेड टू सस्पेंशन of rationality, will lead to periods of violence which will give India a terrible name. जो जड़ावाला में हुआ, obviously the world looked at Pakistan as an extremist country कि यार ये कौन सा मुल्क है कि ये होने देता है, and we should hang our heads in shame कि 2 दिन में हमने भुला भी दिया उसको. पर इंडिया में इस तरह के अगर वाक़े होते हैं, it will hurt this years of diversity, plurality, secularity जो इंडिया enjoy करता है और celebrate करता है. तो आप जो उन फ्रिंज वॉइसेस को सपोर्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि जेनोसाइड होनी चाहिए, जेनोसाइड ही ठीक है, इन सबको मार देना चाहिए, you're also not being a good Indian. आप pretend कर सकते हैं कि मैं nationalist हो रहा हूँ ये सोच कर, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. और अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठ के ये बातें क्यों कर रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान में इन्हीं चीज़ों का मसला है और आपने वही अडॉप्ट करना है, आपने एक बड़ा पाकिस्तान बनना है, देन इधर ही आ जाएं. I mean, if you want this conflation of religious identity with national identity and this equalization of national identity with religious identity, you're welcome. This is what we've tried to do, and this is what has hurt Pakistan over the past few decades. एक और आर्ग्यूमेंट है जो सिर्फ इंडिया से आ रहा है कि दुनिया भर में रिलीजन्स के मुल्क हैं, मुसलमानों के इतने मुल्क हैं, क्रिश्चियंस के इतने मुल्क हैं, हिंदुओं के मुल्क हैं, जूस को भी एक मुल्क होना चाहिए. तो अगर इफ़ योर पोजीशन इज़, एंड आई डोंट थिंक यू विल बी कंसिस्टेंट विद योर पोजीशन, इफ़ माई पोजीशन इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलीजन का एक मुल्क हो. मॉर्मनिज़म इन्वेंट हुआ है कोई 2 सेंचुरीज़ पहले वेस्ट न्यूयॉर्क में. अगर मॉर्मन्स खड़े हो जाएँ कि अच्छा न्यूयॉर्क हमें दे दें, हमारे यहाँ बना था, हमारी एक मज़हबी रेलेवेंस है, तो वुड यू बी इन फेवर ऑफ दैट? प्रॉबेबली नॉट. सिमिलरली हर रिलीजन का दुनिया भर में मुल्क नहीं है. आई थिंक ये ब्रिटिशर्स ने कलोनियलिज्म के थ्रू बड़े सक्सेसफुली डिवाइड एंड रूल के थ्रू एक जहन साजी कर दी है दैट योर प्राइमरी आइडेंटिटी इज़ योर रिलीजियस आइडेंटिटी और बाकी आइडेंटिटीज़ डोंट मैटर. उनको लगता है भेड़ बकरियां हैं इंसान, यहाँ से उठाओ वहाँ डाल दो, एक मज़हब के लोग इकट्ठा कर दो, मोनोलिथिक आइडेंटिटीज़ बना दो. रिलीजियस आइडेंटिटी का मतलब
this period of categorization of people happened during British colonialism. उससे पहले अगर हम देखें लोगों की multiple identities होती थी, लोग इस तरह की भी बातें करते थे कि मैं मुसलमान हिंदू हूँ, और this was not questioned, this was considered acceptable. अगर आपको लगता है हर मज़हब का एक अपना मुल्क होना चाहिए, तो इंडिया और पाकिस्तान में सिख मज़हब भी है, उनका भी एक अपना मुल्क होना चाहिए. I mean, if that is your argument that every religion should have its own country, or the only conception of people living together is within a monolithic religious identity nation state, then the Sikhs should also have that right? I'm going to presume that you are going to be angered by that thought, but how can you make that same argument over there? अगर हम Ottoman Empire की हिस्ट्री देखें, जो 400 साल की हिस्ट्री है, you see a growth in the Jewish population from a few thousand to many thousand, hundreds of thousands of people during 400 years of Ottoman rule. Ottoman rule में आप एक relative peace देखते हैं पैलेस्टाइन में, of Jews, Christians and Muslims living together. They were living together. जिस तरह इंडिया में भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स लार्जली वर लिविंग टुगेदर. आप जो ये जंगें देखते हैं वो टेरिटोरियल जंगें देखते हैं. अक्सर जंगें जिसमें हिंदू रूलर होता है, फोर्सेस में मुसलमान हिंदू होते हैं जो इन्वेडिंग फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं, या मुसलमान रूलर होता है, फोर्सेस में हर रिलीजन के लोग होते हैं जो इन्वेडिंग फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं. सो द फाइट्स आर लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन and more on the basis of territory and states and invasions. पैलेस्टाइन में भी आप एक रिलेटिव पीस देखते हैं मुस्लिम, जूज और क्रिश्चियन का, और वो साथ रह रहे होते हैं. जब ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1857 में यू डोंट सी दैट हिंदू मुस्लिम वी कैन नेवर बी टुगेदर, लेट्स फाइट ईच अदर. ब्रिटिश ने बड़ा कैटेगराइज करके, अच्छा ये मुस्लिम होते हैं, ये हिंदू होते हैं, इनका ये हक होना चाहिए, इनका ये होना चाहिए, and everything that stems from that identity they sort of categorized it, they sort of codified it. उसी तरह जब ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई किया पैलेस्टाइन, उनको ज़रूरत थी कि यार कुछ लोग हमारे सपोर्ट में आए, क्योंकि हमने इस एरिया को कॉलोनाइज करना है, इनको कंट्रोल में रखना है. तो वहाँ पे भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, एंड दे पिटेड द जूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स. ब्रिटिशर्स ने ये किया टू हेल्प विद देयर कलोनियलिज्म, कि अच्छा यार जो जूस हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हम फिर ये लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हैं. एंड इट्स ब्रिटिश कलोनियलिज्म जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में वी सी दिस प्राइमेसी ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी. लोग मुझसे कमेंट्स में आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई हिस्टोरिकली सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदूज थे, तो आप अपना लैंड मुझे दे दें. अब अगर आप चेन्नई में बैठे हैं, आपका कोई हिस्टोरिक कनेक्शन नहीं है सिंध से, वाई शुड the fact that आपकी religious identity is the same as maybe the religious identity of some people who lived in Sindh a century ago or centuries ago, this land belongs to you. It doesn't make any sense, right? मैं सिंध में रहता हूँ, मेरे ancestors सिंध में रहते हैं, मेरे आबा अजदाद सिंध में रहे हैं, तो there is something to be said about regional identities, about national identities. They matter also along with your religious identities. या तो ब्रिटिश ने स्वादेश नहीं देखा था, एक कनेक्शन होता है ना आपके लैंड से, अगर आप सेंचुरीज से रह रहे हैं. या तो आप कहेंगे नहीं, जो सबसे पहले आया था सारा लैंड उसको दे दो, तो फिर तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन अफ्रीका है. अफ्रीकन शुड बी एबल टू वॉक एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड क्लेम कि ये तो लैंड हमारा है अब. या हम एक सेलेक्टिव पीरियड उठा लेते हैं कि अच्छा यार हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है. नो, I mean, they were people without religion. They were people who had native religions or native ideas. तो ये एक religious identity के basis पर अगर हम land claim करना शुरू हो जाएं, तो I don't know what the world will look like. मेरी पिछली वीडियो में कई लोगों ने ये भी कमेंट किया कि अच्छा यार आप इसराइल पैलेस्टाइन को 100 साल के ज़ुमरे में क्यों देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए 1500 साल पहले क्या हुआ. आई डोंट थिंक, अगेन मतलब देखना है डायनासोर से शुरू कर लो. आई डोंट थिंक 1500 साल पहले जो हुआ इज़ रेलिवेंट टू द पास्ट सेंचुरी ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड. पास्ट सेंचुरी इज़ अ लॉट मोर रेलिवेंट, क्योंकि आप चीज़ों को 1 2 3 4 एक लिनियर ऑर्डर में देख सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. आप 1500 साल पहले जो हुआ उसको आप एक जवाज़ बना सकते हैं, एक कॉल टू आर्म्स बना सकते हैं. लेकिन आज अगर हम बैठे हुए हैं, ब्रुकलिन में कोई रहता है, उसको आप बोलें कि क्योंकि तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ मेरे रिलीजियस बिलीफ से मिलते हैं, तुम आ जाओ और तुम इस लैंड में सेटल हो जाओ.
इस घर में जो इंसान रह रहे हैं, जो सेंचुरी से रह रहे हैं, क्योंकि इनका जो मजहबी बिलीफ है वो अलग है. यू हैव मोर ऑफ अ राइट टू दिस लैंड. इवन दो यू वर बॉर्न इन ब्रुकलिन, यू लिव इन लॉन्ग आइलैंड, आपको मतलब कभी अमेरिका से अलावा दुनिया देखी भी नहीं है, आपके एंसेस्टर्स ने भी नहीं देखी है, लेकिन 1500 साल पहले हम यहाँ थे. तो और हम भी नहीं, पीपल हु हैड द सेम रिलीजियस बिलीफ एज अस, तो ये आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं. आई मीन ये हम दुनिया में और कहीं क्यों नहीं रूल अप्लाई करते? शुडंट नेटिव अमेरिकन्स जिनके खिलाफ अमेरिका ने जेनोसाइड किया, शुडंट दे बी एबल टू वॉक इनटू एनी हाउस इन अमेरिका एंड बी लाइक तो ये लैंड हमारा है? अगर तो ये लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं जो कलोनियल स्टेट इसराइल में यूज़ करता है, तो इनको तो अपने सारे कलोनियल स्टेट्स अबैंडन कर देने चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल बिल्ट ऑन स्टोलन लैंड. ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनीज की जेनोसाइड, कनाडा फर्स्ट नेशंस की जेनोसाइड. तो उनको ये हक क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो उनके लैंड थे. लेकिन क्योंकि अब एक रिलीजन की बेसिस पर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में हो रही है, वी लेंड टू दीज आर्ग्यूमेंट्स कि अच्छा यार उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेम है तो उनका हक है. नहीं, वो सेंचुरी से वहाँ रहते हैं. सिमिलरली मैं यहाँ सेंचुरी से रहता हूँ. रिलीजियस आइडेंटिटीज़ ओवर द ईयर्स लोगों की फ्लूइड होती हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, कभी इन्वेजन से होते हैं, कभी शॉक से होते हैं. पीपल हैव अ राइट फॉर रिलीजियस कन्वर्जन. एंड अगेन अगर आप इसराइल की हिस्ट्री देखें तो जो सेटलर्स हैं वो भी वाइट कलोनियल सेटलर्स हैं. ब्लैक जूस के रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो डोंट मैटर. उनको वो हक नहीं मिलते जो वाइट जूस को मिलते हैं. अगर आप इथोपिया से हैं और आप जूश हैं और आप बोले मेरे एंसेस्टर्स वहाँ से, आपको वो राइट ऑफ रिटर्न उस तरह नहीं मिलेगा जो वाइट जूस को मिला जा रहा है. सो देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रेसिज्म टू इट एज वेल. और बिकॉज वो सारे कलोनियल आइडियाज़ हैं ना कि यार हम गोरे लोग हैं, हम बेहतर हैं. एंड अगेन आई गेट के ये शायद जो रिलीजियस हेट्रेड पे बिगेटरी फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया में फ्रिंज वॉइसेस हैं, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन वॉइसेस को एम्पलीफाई ना करें. हमने हैदराबाद में देखा कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला, एंड दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड. इनफैक्ट कुछ यही फ्रिंज वॉइसेस हैं जिन्होंने हैदराबाद को क्रिटिसाइज़ किया फॉर गिविंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम लव. Isn't that what we want? Peace, love, understanding, coexistence, happiness, a life of peace. यही सारी चीज़ें तो हम चाहते हैं. जब इंडिया की टीम आई थी और उन्होंने कुछ 350 मारे थे, मोइन खान वॉज प्लेइंग इन कराची, और हमको 5 रन से हार गए थे. आई थिंक आखिरी बॉल एक फुल टॉस थी जो मोइन ट्राइड स्वीपिंग और टॉपिश लग के वो कैच हो गए थे, और अनएक्सपेक्टेडली वी इवन गॉट दैट क्लोज. कुछ तब भी हमारी टीम को 220-230 पे आउट होती थी और ओवर 300 ऑलमोस्ट टारगेट चेस कर लिया था. कराची में इंडिया की टीम आई है, पाकिस्तान की टीम को हराया है, इतना करीब मैच हराया है, एंड स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था इंडियन क्रिकेट टीम को. दिस इज़ व्हाट वी वांट, राइट? इंडिया की स्टेट पॉलिसी जो भी हो, इंडिया के जो लोग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीव्स और योर ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान, यू शुड नॉट फॉर्म योर ओपिनियंस एंड योर बिलीव्स अबाउट पैलेस्टाइन. कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है दोनों मुल्कों का. पाकिस्तान हैज़ यूज्ड पैलेस्टाइन अ लॉट, एंड हम एक एलाय हैं, सपोर्ट करते हैं, बट एज सच कुछ पाकिस्तान ने किया नहीं है फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन. अगेन ब्लैक सितंबर में देखें ज़ियाउल हक ने क्या किया था. सो इंडिया इन फैक्ट फॉर्म्स क्वाइट अ नेचुरल एलायशिप विद पैलेस्टाइन. इस वक्त अगर हम दुनिया भर में देखें, ग्लोबल साउथ में शायद इंडिया ही है वो मुल्क जो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है. बाकी तो सारे मुल्क ही ऑलमोस्ट पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं, स्पेशली वो सारे मुल्क जो ऑक्यूपाइड थे. साउथ अफ्रीका ने बोला कि अपार्थाइड की तरह हैं जो इसराइल कर रहा है पैलेस्टाइन में. आई हैव आल्सो सेड कि द क्रिएशन ऑफ इसराइल इज़ सिमिलर टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं जो रिलीजन के नाम पे बने हैं. एक ब्रिटिश पार्टीशन प्लान, खैर यूएन इन दैट केस, उसके तहत बने हैं, लेकिन वो सेम नहीं हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है. तो इस तरह के जो कमेंट्स किए जाते हैं कि फिर अगर आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं तो क्योंकि वो ब्रिटिश ने किसी और को रिलीजियस बेसिस पे लैंड दे दिया, तो आप पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, जितने उनके नंबर्स थे इन एरियाज़ में, उतना एरिया पाकिस्तान को दे दिया. आई थिंक बहुत 25% के करीब थे, उस हिसाब से लैंड दे दिया गया. पैलेस्टाइन में despite being less than 1/3 of the population, the Jewish population got 55% of the land. अब आप मुझे बताएं कि अगर 1947 में ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि 55% of the land of the subcontinent
विल बी गिवन टू पाकिस्तान। आप खुद से हिसाब कर लें कि पाकिस्तान कहाँ तक होता, तब आप लोगों की क्या राय होती कि वो भी एरियाज़ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि ये फिर दुनिया भर से लोग आ सकें यार, क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है। आपको कैसा लगता है कि आप सालों साल अहमदाबाद में रहते हैं, कोई उठकर आए कतर से और बोले क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इस लैंड पे मेरा हक है, it would have baffled you, right? You wouldn't have accepted a British partition plan जिसमें पाकिस्तान would have gotten 55% of the area. You never would have. तो आप क्यों expect कर रहे हैं कि the people of Palestine, the Arab states should have accepted the UN partition plan? उसमें ये भी कहा जाता है कि भाई जूस को वो मुल्क बनाने देना चाहिए था क्योंकि उनके religious sites हैं. Jerusalem has religious importance and significance a lot for Muslims, Christians and Jews, तीनों के लिए. जो मस्जिद अल अक्सा है वो इट्स द सेकंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर मुस्लिम्स एज वेल. तो शुरू में भी यही पार्टीशन प्लान था कि वो अरब्स के कंट्रोल में नहीं आएगा. देयर वाज सपोज्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रस्टी सिस्टम दैट वुड कंट्रोल जेरूसलम. तो ये जो आइडिया दिया जा रहा है कि वो अरब्स कंट्रोल कर लेते अगर, तो जूज वुड नॉट हैव बीन अलाउड इनटू जेरूसलम. नॉट ट्रू. मतलब ऑटोमन एम्पायर में भी तो सेंचुरी से वहाँ पर थे ना. इवन हियर एक इंटरनेशनल ट्रस्टी सिस्टम के थ्रू जेरूसलम एक ऐसी टेरिटरी होती वेयर दे इफ ऑल थ्री रिलीजन वुड हैव बीन अलाउड एक्सेस टू कम वर्शिप प्रे हाउएवर दे वांट टू. जो लोग नहीं हिस्ट्री पढ़ते वो शायद ये तंकीद कर रहे हैं कि मैं रिलीजन का आइडिया अंडर प्ले कर रहा हूँ, बट अगर आप तारीख देखें, इनफैक्ट काफ़ी जूइश लीडर इंक्लूडिंग आइंस्टाइन ने तो एक लेटर भी लिखा था कि जो शुरू की इसराइली पॉलिटिकल पार्टी है दे कंपेयर्ड इट टू नाज़ीज़म. अगर आप शुरू की क्रिएशन ऑफ इसराइल देखें, जो ट्रेडिशनल जूइश लोग हैं, जो रैबाइज़ हैं, दे वर अगेंस्ट ज़ायनिज़म, क्योंकि वो कहते थे कि भाई हमारा मज़हब इस तरह का पॉलिटिकल स्टेट बनाने की तो परमिशन ही नहीं देता. आज भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जूज़ हैं, रैबाइज़ हैं, और अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल बिकॉज दे फील इट गोज़ अगेंस्ट द टेनेंट्स ऑफ जूडिज़म. तो ये ज़ायनिज़म और जूडिज़म को अलग करने की ज़रूरत है, अलग समझने की ज़रूरत है. दे आर नॉट द सेम. ज़ायनिज़म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. They use religion, but that does not necessarily mean they are religious. एक और बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं बड़े रैशनलिस्ट हैं और वो रीज़न की बात करते हैं और they mask their Islamophobia in a pretend criticism of all religion. Like I've said before, I respect people who feel that all organized religion is a problem और उसको वो तनकीद करते हैं. लेकिन आप कहते हैं भाई एक मज़हब मसला है और मेरा मज़हब इससे बेहतर है, तो इस मज़हब के लोगों को मार दो, तो आप रैशनल नहीं हैं, आप रीज़नेबल नहीं हैं. तो मुझे थोड़ी हंसी आती है कि जब लोग सालों साल इस तरह की बातें करते हैं कि रिलीजन मसला है, ऑर्गेनाइज रिलीजन मसला है, ये अब्राहमिक रिलीजन मसला है, फिर वो साथ ही आर्ग्यू करते हैं कि इन मुसलमानों को मार देना चाहिए क्योंकि जूइश जो लोग हैं उनकी किताबों में ये एरिया मेंशन हुआ है. तो अगर आप रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस डॉगमा, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और फिर आपकी आर्ग्यूमेंट इधर रिलीजियस बुक्स ही है, तो क्या ये खुला तादाद नहीं है? मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा. आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव रियलाइज्ड फॉर डेकेड्स. इसीलिए मैंने अपनी पहली वीडियो के एंड में भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक स्पीच डाली थी जिस पे पूरे क्राउड ने उनको तालियां बजाई थी जब उन्होंने बोला था कि इसराइल विल नीड टू गिव द लैंड बैक टू द अरब्स दैट इट हैज़ स्टोलन. हिस्टोरिकली भी अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो नेहरू और गांधी जी दोनों ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया. 1947 का जो पार्टीशन प्लान था उसमें इंडिया एंड नेहरू स्टूड विद द अरब स्टेट्स. इनफैक्ट जब इसराइल बना है तो इंडिया ने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया इसराइल की जो मेंबरशिप है टू यूएन, वो भी इंडिया ने रोकने की कोशिश की. इंडिया ने 1950 में जाके रिकग्नाइज़ किया इसराइल को. 1956 जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरह एक फेक बहाना बनाकर इन्वेड किया गया इजिप्ट से, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने. इंडिया ने डिनाउंस किया उसको. नेहरू ने उसको बोला दिस इज क्लियर नेकेड इजरायली एग्रेशन. एट द फोर फ्रंट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया वाज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, वाज अगेंस्ट कलोनियलिज्म. उनकी जो सॉलिडारिटी है वो ग्लोबल साउथ के साथ थी. 1967 में भी इंडिया की पोजीशन अरब स्टेट्स के साथ थी. इंदिरा गांधी ने इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया. 1973 में भी इंडिया ने फुल सपोर्ट दिया अरब स्टेट्स को. उसके बाद जब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडिया ने उसको भी सपोर्ट किया. इंडियन लीडर्स गए यासिर अराफात से मिलने, उसके बाद यासिर अराफात इंडिया भी आए. सो देयर इज़ that close allyship and the bonds of anti-colonialism have existed between Palestine and India for decades. हो सकता है कि कुछ far right
ये सब सुन के बोले। तो फिर पैलेस्टाइन ने क्या दिया इंडिया, पैलेस्टाइन के पास था क्या देने के लिए? बेचारे वो उनका लैंड उनसे छीना जा रहा था, उनका फूड फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी सब वाटर कंट्रोल हो रहा है, वो बेचारे किसी को क्या दे सकते हैं? And again, India is a free state, is an independent state. As a state, they have a right to form their own policy, change their allyships, change their camps. They have a right to do that. लेकिन ये वीडियो अगेन उन फार राइट विंगर्स के लिए है जो इस तरह पेश कर रहे हैं कि ये सेंचुरीज ओल्ड वॉर है और उस वॉर का हिस्सा है एंड इंडिया स्टैंड्स हियर। नहीं, आप अपनी हिस्ट्री देख लें, अपनी लिटरल इंडियन फॉरेन पॉलिसी ओवर द डेकेड्स देख लें। इवन द सपोर्ट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन। नेल्सन मंडेला का सपोर्ट था पैलेस्टाइन को, साउथ अफ्रीका का आज ही सपोर्ट है पैलेस्टाइन को, साउथ अमेरिका का सपोर्ट है। अब बार्सिलोना और गाज़ा को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है। कैटलोनिया में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई हैं, दुनिया भर में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं दैट आर प्रो पैलेस्टाइन। जूइश लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वाई आई कीप रिपीटिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि खुदा का वास्ता है अपनी लोकल दुकानें चलाने के लिए इसको एक रिलीजियस फर्वर देकर किसी और रिलीजियस ग्रुप के ख़िलाफ़ नफ़रतें ना फैलाएं। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि जर्मनी में सम जूज वर अरेस्टेड फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर पैलेस्टाइन। आई मीन व्हाट ईयर इज़ इट? हमने पिछली वीडियो में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था कि किस तरह मीडिया और डिसइंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है टू टेल यू द बिग लाई, टू डिह्यूमनाइज एंटायर पॉपुलेशन के ये तो सारे टेररिस्ट हैं, ये तो सारे टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिसेंट कर्व करें, कि जो भी प्रो पैलेस्टाइन है उसको विलनाइज़ करें, उसको डीमनाइज़ करें, उसको भी टेररिस्ट लेबल करने की कोशिश करें कि ये जो सारा डिसेंट है, ये जो सारी वॉइसेस ऑफ द मासेस हैं, वॉइसेस ऑफ द पीपल हैं, ये बंद हो जाएं और जो एजेंडा बेचा जा रहा है रूलिंग क्लास से, जो कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो ही बिके। And voices against that are shut down. This is why Israel cut off the internet of the people of Gaza कि इनकी आवाज़ें भी ना बाहर जा सकें. So people who are spreading propaganda, you're doing a disservice to the cause. Please, एक छोटी सी अपील है इस वीडियो में मेरी. I wanted to discuss Hamas in detail as well. कि बीइंग प्रो पैलेस्टाइन डज नॉट मीन यूर प्रो हमास, और हमास है क्या, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हिस्ट्री देखें आप, प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। आई मीन इट लिटरली टेक्स वन क्लिक। अगर कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है जो आपके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू को रीअफर्म कर रही है, एक सेकंड गूगल सर्च कर लें कि यार ये पुरानी पिक्चर तो नहीं है। ट्विटर पे जो जू बेयर है, ही डज़ अ ग्रेट जॉब एट बस्टिंग अ बंच ऑफ प्रोपेगेंडा के लोग जो झूठी वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में एक ट्वीट भी दिखाया था कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक झूठी स्टोरी बताई, जबकि वो स्टोरी हमास ने नहीं की थी, वो इसराइली सेटलर्स ने की थी पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़। इस तरह अक्सर ऐसा हो रहा है, झूठी वीडियोस इन द फॉग ऑफ वॉर पोस्ट की जा रही हैं, वही डीह्यूमनाइजेशन एफर्ट के लिए। ब्रुक गोल्डस्टीन है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो कह रही हैं कि हमास ने एक प्रेग्नेंट वुमन का पेट फाड़ दिया, लेकिन वो वीडियो जो है वो एक मैक्सिकन कार्टेल की थी, वो एक इंसान का दिल निकाल रहे थे, उस चीज़ की वीडियो थी। सो वंस यू डीह्यूमनाइज्ड पीपल, दिस इज़ वाई यू इट्स नॉट इनफ टू से कि अच्छा यार लोगों ने लोग मारे हैं, ये टेररिज्म है, इसको हम कंडेम करते हैं। यू नीड बिग लाइज बिकॉज यू नीड टू जस्टिफाई अ जेनोसाइड कि ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर हैं। एंड शायद हमारी बातें इसराइल पैलेस्टाइन पे इतना इफेक्ट ना करें, इनफैक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इवन इफ़ यू अज्यूम ना करें, दीज थिंग्स अफेक्ट आवर ओन कंट्रीज़। कि जब आप एक पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन द नेशनल आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन एनी आइडेंटिटी, इवन द पॉलिटिकल बिलीफ, अगर आप इतना डीमनाइज कर देते हैं, इतना डीह्यूमनाइज कर देते हैं, देन वायलेंस अगेंस्ट देम अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट बिकम्स इनएविटेबल. एंड आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बट अगेन दिस इज़ नॉट इतना पार्टिजान कि मेरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा. ये जो एक वीडियो है पोस्ट की गई कि हमास की है, बट वो आईसिस की वीडियो थी. तो आईसिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के नाम पे करती है, जिहाद बोलती है कर रही है, लेकिन टेररिज्म है, लोगों के सर काटती है, लोगों को जला देती है, लोगों को मार देती है. जस्ट बिकॉज वो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है या प्रिटेंड्स टू बी एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्या वो टेररिस्ट हैं? बिल्कुल है. क्या टीटीपी बिल्कुल टेररिस्ट हैं? बिल्कुल टेररिस्ट हैं. हमास की हिस्ट्री इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. जो वो टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं आप उनको कंडेम करें, लेकिन पूरा पैलेस्टाइन टेररिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं. एक झूठ बोला जाता है. अगेन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो शायद ये डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या झूठ है, क्या मिथ्स है. कि ऑल द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन सपोर्ट हमास. व्हाट इज़ पैलेस्टाइन टुडे इज़ वेस्ट बैंक एंड गाज़ा. वेस्ट बैंक जो है वो तो अगेंस्ट हमास है, हमास के ख़िलाफ़ बातें करता है, फिर भी वेस्ट बैंक में इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है. गाज़ा जो है 2006 में
17 साल पहले इलेक्शन हुए थे जिसमें 44.4% आई थिंक हमास को वोट मिला था, तो वो पॉपुलर वोट से भी नहीं जीते थे। आज 2 मिलियन लोग हैं गाज़ा में, जिसमें से 1 मिलियन जो लोग हैं वो 18 साल से कम उनकी उम्र है, बच्चे हैं वो। तो 2006 में तो उनकी उम्र 1 साल होगी। सो हु आर यू डीमनाइजिंग एट दिस पॉइंट? कि कोई 10% शायद लोग रह गए हों गाज़ा में हु वोटेड फॉर हमास 17 ईयर्स अगो। तो उन 10% लोगों की वजह से 2 मिलियन लोगों को मारने की ज़रूरत है। मेरे जहन में तो वो 10% भी विलन नहीं है। मतलब फार राइट कितनी दुनिया भर में पीपल हैव बीन वोटेड इन। ये थोड़ा एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बट बेंजामिन नेतन्याहू ऑल्सो डज नॉट enjoy complete support in Israel, but there are many people who say कि जेनोसाइड करनी चाहिए, जेनोसाइड के सपोर्ट में आते हैं, फ्लैटनिंग के सपोर्ट में आते हैं। तो क्या हम भी बोलें कि सारे लोग इसराइल के फिर डीमंस हैं? क्या हम भी बोलें इस तरह की बातें? नहीं ना। सो इफ़ यू आर नॉट saying that at one end, why are you saying at the other end? Stand with the people of Palestine, please. अगर आप ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप उन सब ख़यालों के ख़िलाफ़ हैं जिनके ख़िलाफ़ हमने आज़ादी ली थी, तो आज आपको पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना चाहिए। जो पैलेस्टाइन के लोगों की रेजिस्टेंस है, जो उनकी विल है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द राइट ऑफ रेजिस्टेंस, ये डेकेड्स बाद पढ़ाया जाएगा, इसको हम सल्यूट करेंगे। बट व्हेन इट मैटर्स इज़ नाउ। इफ़ लिटरली वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं कि हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन अपना लैंड नहीं छोड़ेंगे, तो ये एक कनेक्शन है ना अपने लैंड के साथ। एंड वी रिकग्नाइज दैट, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, आपका जो कनेक्शन है अपने लैंड के साथ, वी मॉर्न दैट, वी रिकग्नाइज दैट। जो हमें उससे गम मिलता है वो किसी रिलीजन की बेसिस पे नहीं होता। एक इटर्नल कनेक्शन है टू द सॉइल दैट कांट बी ब्रोकन, एंड दैट्स व्हाट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन फील अबाउट देयर ओन लैंड। उसको डिनाई करना या उसको इस जुमरे में पेश करना कि ये सब टेररिस्ट हैं या ये सब एंटी सेमेटिक हैं या ये सब तो चाहते हैं कि सारे जूस मर जाएं, जस्ट इट बैफल्स मी बिकॉज इट्स प्रोपेगेंडा, प्लेन एंड सिंपल, दैट्स व्हाट इट इज़। तो प्लीज़ 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 प्रोपेगेंडा ना शेयर करें। सच के साथ खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, लोगों के राइट्स के साथ खड़े हों। रिलीजियस हेट्रेड में मत पड़ें, दिस विल हर्ट आवर ओन कंट्रीज़। अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल कंट्रीज़ की फ़िक्र नहीं है, इवन एट अ नेशनल लेवल, दिस हर्ट्स अस, दिस हर्ट्स। पाकिस्तान में जो रिलीजियस हेट्रेड प्रमोट की जाती है उससे पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, विच इज़ वाई हमने जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ की थी एंड वी वांटेड टू बी क्लियर इन आवर प्रेस स्टेटमेंट दैट देयर इज़ एन इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ वायलेंस। जब हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े होते हैं तो पाकिस्तान में जो लोग हैं हम उनके ह्यूमन राइट्स के साथ भी खड़े होते हैं, एंड वी आर अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेट when it deprives the people of Pakistan of their human rights. तो अगर हम इसको एक ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में देखें, एक ऑक्यूपेशन के ज़ुमरे में देखें, वो एक बहुत बेहतर तरीका है rather than promoting religious hatred or determining how we feel about human beings dying based on their religious identities. Please, मेरी बातें मत माने, खुद जाकर आप रिसर्च कर लें। मैं जो सारी बातें कह रहा हूँ, और वेलकम टू फैक्ट चेक। इफ़ यू थिंक कि मैं कोई वजह से कह रहा हूँ या माई ओपिनियन कम्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर आइडेंटिटी आई एसोसिएट विथ। जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो मेरा काम देख लें पिछले 4 साल, और जो लोग वांट टू डू देयर इंडिपेंडेंट रिसर्च कुछ भी पढ़ लें जाकर। मैं अगर इफ़ यू आर कॉमेंटिंग ऑन पैलेस्टाइन एंड इज़राइल, I'm not even going to request you to support Israel, support Palestine, support Israel. If you're commenting on Israel-Palestine, I'm not even going to request you to support Palestine. I just have one request today. आप 4 घंटे, भले हफ्ते में, महीने में, एक दिन में 4 घंटे सर्च करके चीज़ें पढ़ लें बस। और मैं ये भी नहीं बताऊँगा क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, आपको जो सही लगता है उसके बारे में और पढ़ें।
I don't think there is any other position that any rational person would come to other than supporting the people of Palestine.